हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में भाई जैसे हमने कल के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में डिसाइड किया था कि भाई अभी फिलहाल इंडियन फुटबॉल को धीरे धीरे हमारे एग्जिस्टिंग फुटबॉल डेली के एपिसोड में इंटीग्रेट करने की जरूरत। तो आज के एपिसोड की जो हमारी पहली अपडेट है ना, वो आईएसएल के ट्रांसफर्स को लेकर, जहां पर मोहन बगान कहीं ना कहीं हेडलाइन क्रिएट कर रही है। और पहली बार नहीं बल्कि इस अगर समर ट्रांसफर विंडो की बात करोगे तो कंसिस्टेंट बेसिस पे वो कहीं ना कहीं ताबड़तोड़ डील कर रहे हैं। जैसे हाल ही में अगर हम सबसे लेटेस्ट अगर उनके एडिशन की बात करें तो यहाँ पर वो अब सहाल अब्दुल समाद को यहाँ पर मोहन बगान में लेके आ रहे हैं केरला ब्लास्टर्स से, और जो कि डील जो है वो लगभग 2.5 करोड़ रुपए की है। ये डेफिनेटली आईएसएल हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रांसफर होने वाला है। एंड तुमको पता है कि अभी रिसेंट टाइम्स में जितने भी 11-12 मैचेस हुए इंडियन फुटबॉल में इंडियन नेशनल टीम के, उसमें जो समाद है उसकी अच्छी परफॉर्मेंस और डेफिनेटली यहां पर आई कैचिंग परफॉर्मेंस निकली है। डेफिनेटली यहां पर आईएसएल में और डोमेस्टिक फुटबॉल में भी उन्होंने अपना काम किया है। इसी के साथ अगर हम बात करें अब मोहन बगान से जाने वाले की, तो वो है वहां के उनके डिफेंडर और उनके स्किपर प्रीतम कोटाल, ऑफ कोर्स वेरी एक्सपीरियंस, और जिन्होंने यहाँ पर डोमेस्टिक में काफी सारे गेम खेले और काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहे हैं। और इंडियन फुटबॉल में भी उनका काफी अच्छा खासा पलड़ा बाहरी रहता ही है। तो उनकी भी यहाँ पर डील हो रही है और वो मोहन बगान से केरला ब्लास्टर्स को ज्वाइन करने वाले हैं। तो आईएसएल में डेफिनेटली यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इंडियन फुटबॉल आगे बढ़ रहा है, जो आईएसएल का एक दूसरे को पैसे देने का आदान प्रदान का नंबर है ना, वो भी काफी ज्यादा ऊपर जा रहा है। यहाँ पर पहले जो डील्स होती थी वो 80-90 लाख की होती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो स्पेंडिंग पावर है और जो क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स है वो दोनों ऊपर जा रही है। जैसे हम यहाँ पर जो ब्रीच कर रहे हैं वो डेफिनेटली करोड़ों रुपए में यहाँ पर ट्रांसफर होती जा रही है। और प्रीतम कोटाल अब यहाँ पर केरला ब्लास्टर्स को ज्वाइन करते हुए दिख रहे हैं। पहले इनके बीच में एक स्वैप डील हो रही थी, लेकिन अब उसको यहाँ पर खारिज कर दिया। इससे पहले अनवर अली की डील भी यहाँ पर कंफर्म होती हुई दिखी है। इसी के साथ अगर वापस से अपने यूरोपियन फुटबॉल डेली पे आए तो सबसे पहली अपडेट निकल के आती है भाई बायर्न ने। और जैसा हम सबको एक्सपेक्टेड था कि बायर्न अपने पहले बिड से कहीं ना कहीं कुछ चीज यहाँ पर हासिल नहीं कर रही, बल्कि जताना चाहती है कि वो मैनचेस्टर सिटी और बायर्न में एक लंबी लाइन खींची है। और एक पतली सी डिफरेंस है कि 2021 में जब हैरी केन को चाहिए था मैनचेस्टर सिटी, और अब जब हैरी केन में बायर्न की ट्रांसफर स्टोरी, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि एटलीस्ट जहां मैनचेस्टर सिटी कहीं ना कहीं कंफ्यूज थी और पहले हिट में ही कहीं ना कहीं डील को कंप्लीट करना चाहती थी, वो बायर्न को पता है कि खंजर तो भोंपना पड़ेगा, लेकिन भोंपना आराम से पड़ेगा। ये डील होगी तो जरूर, लेकिन इसको आहिस्ता करना पड़ेगा। मतलब अगर ये डील होगी तो एकदम नहीं होगी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता होगी। अब ऐसे में यहाँ पर पहली बिड जो कि इमीडिएटली रिजेक्ट कर दी थी, मतलब शायद से यहाँ पर डैनियल लेवी ने आंसर भी नहीं किया हो, बट ऑफ कोर्स यहाँ पर बायर्न को पता था कि ये रिजेक्ट होनी है, जो कि 70 मिलियन की थी। लेकिन अब उसको बढ़ा के यहाँ पर 80 मिलियन कर दिया गया, जहाँ पर जो अपफ्रंट पे है वो 70 है और जो डील का पूरा का स्ट्रक्चर है वो 80 से 85 मिलियन यूरोस के आसपास है। और इसके रिगार्डिंग हमको ये पता था कि बायर्न दूसरी बिड के साथ आएगी। हमको ये भी पता होना चाहिए कि टॉटनहम भी इसको उतनी ही जल्दी मना करने वाली जितनी जल्दी उसने पहले करा था। देखो, इसको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर बायर्न को हैरी केन चाहिए तो उनको 110 और 120 मिलियन पे तो आना ही पड़ेगा। लेकिन एट द सेम टाइम डैनियल लेवी को समझना पड़ेगा कि भैया अगर तू मना कर रहा है किसी भी ट्रांसफर फी को, तो तेरे में इतनी सेंस और इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि तू यहाँ पर हैरी केन को एक्चुअली में यहाँ पर नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ टाई डाउन कर दे। क्योंकि अगर नहीं हुआ, अगर ये जो 90 और 120 के बीच में जो 30-20 मिलियन का फासला है ना, अगर ये इसको सही से नहीं नाप पाया तो अगले साल ना ही 120 मिलेंगे और ना ही 90 मिलेंगे, क्योंकि अगली साल फिर हैरी केन एज अ फ्री एजेंट यहां पर ज्वाइन कर सकता है। बायर्न, यूनाइटेड, चेल्सी, सिटी, जो भी क्लब हो। खैर सिटी तो नहीं होगा क्योंकि उनके पास अब हालैंड आ चुका है। इसी के साथ अगर बात करें यहां पर थोड़ी सी लियोनेल मेसी की, भाई लियोनेल मेसी के रिगार्डिंग बहुत ही बढ़िया इस समय न्यूज चल रही है। और स्टोरी ये है कि भाई जब डेविड बेकहम आया था, जब ज़लातन इब्राहिमोविच आया था, अगर हम यहाँ पर लाइक उसकी बात करें, अगर हम MLS सॉकर की बात करें, उधर के फुटबॉल की बात करें, तो अब यहां पर ये कहते हैं कि देखो डेफिनेटली मेसी इन सबसे बड़ा है। मेसी इज डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर जो कि MLS में अपने पैर रख रहा है। ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या मेसी को भी माइकल जॉर्डन वाला ट्रीटमेंट देना पड़ेगा? क्या मेसी को भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है? अब देखो, इसके रिगार्डिंग ना बहुत लोग बढ़ चुके हैं। यहीं इन पे काफी सारे इंटरव्यूज हैं, यहाँ पर पिछले प्लेयर्स के इंटरव्यूज हैं, यहाँ पर रेफरीज के इंटरव्यूज हैं, जो कि अब कहीं ना कहीं सामने एक आर्टिकल वे में
सामने हमारे निकल के आ रहे हैं, जिसको अगर हम पढ़ें तो आप समझोगे कहीं ना कहीं अगर हम डेविड बेकम की बात करें, डेविड बेकम जब LA गैलेक्सी में थे 2007 के सीजन में, तो उसको बहुत प्रोटेक्ट किया जाता था। वहीं ज़्लातन की बात करें तो उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता था। वहीं अगर रेफरीज के एसोसिएशन के लीडर की बात करें तो वो ये मानते हैं कि देखो सबसे लास्ट चीज़ होती है कि आपको ये चाहिए कि भाई आपका जो प्लेयर है, जो डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर है, अगर वो इंजर्ड हो गया तो आप खत्म हो। तो ऐसे में एक अर्जेंसी आई जाती है कि नहीं, प्रोटेक्ट तो करना पड़ेगा। अब मेसी के केस में भी यही हो रहा है कि सब लोग ये चाहते हैं कि भाई देखो जब डेब्यू होगा तो एक हाई एक्सपीरियंस्ड रेफरी तो आएगा। अब उसमें ये लीस्ट चीज़ है कि भाई जो बाकी के MLS के प्लेयर हैं जो मेसी के इर्द उर्द खेल रहे हैं, जो ऑपोजिशन में होंगे, उनको समझना पड़ेगा कि अगर मेसी को इंजर्ड कर दिया तो खेल ही खत्म हो गया, क्योंकि दैट्स द लास्ट थिंग जो कि MLS एज ए होल लीग उसको चाहिए कि भाई उनका जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो अगर इंजर्ड हो गया और खेलेगा ही नहीं तो पर्पस क्या फील हुआ। तो ऐसे में यहाँ पर काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि भाई उसको भी माइकल जॉर्डन वाला ट्रीटमेंट देना चाहिए, यानी कि हर एक डिसीजन मेसी के फेवर में जाना चाहिए। अब इस चीज़ को काफ़ी लोग यहाँ पर गलत ठहरा रहे हैं और काफ़ी रेफरीज भी इसके रिगार्डिंग कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, रेफरीज जो भी डिसीजन लेते हैं वो इसमें पक्षपात नहीं करते। बट हाँ ये है कि उनके दिमाग में कॉन्शियस में ये रहता है कि भैया लियोनेल मेसी इंजर्ड नहीं होना चाहिए, और अगर हो गया तो खेल ही खत्म हो जाएगा। ऐसे में यहाँ पर आपको रेड कार्ड बटते हुए बहुत दिखेंगे और यहाँ पर बहुत सारे येलो कार्ड भी बटते हुए दिखेंगे जब भी कोई फाउल लियोनेल मेसी पे होगा। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर अब थोड़ी सी क्विक और फ्लैश ट्रांसफर न्यूज़ की, तो सबसे पहले भाई डिबाला टू चेल्सी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गरमा रहा था, लेकिन असल में डिबाला टू यूरोपियन मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा गरमा रहा था, क्योंकि डिबाला का जो रिलीज क्लॉज है वो मात्र 12 मिलियन यूरोज है। ऐसे में डिबाला डिस्पाइट कि 29 साल का है, लेकिन है वो फिर भी डिबाला है, उसका लेफ्ट लेग फिर भी मैजिकल। लेकिन यहाँ पर चेल्सी आ रही थी। अब यहां पर डिबाला ने कल हाल ही में, जो कि इस समय यूके में है, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये चीज कंफर्म कर दिया कि अभी वो सिर्फ रोमा में रुकने के इंटरेस्टेड हैं, डिस्पाइट कि उनका रिलीज क्लॉज बहुत लो है, लेकिन उन्होंने अभी तक भी रोमा को छोड़ने में या फिर किसी भी नए एडवेंचर या फिर नए क्लब को ज्वाइन करने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं है। इसी के साथ अगर अपने सेकंड उस पे आए तो आते हैं यहाँ पर दूसरे लाहोविच पे। अब देखो यूवेंटस को वैल्यू तो है लाहोविच की, लेकिन यूवेंटस कहीं ना कहीं इस असमंजस में फंसी हुई है कि दूसरे लाहोविच को जाने कब देना है और किस प्राइस टैग पे जाने देना है। अब दूसरे लाहोविच के लिए देखो यहाँ पर बायर्न भी इंटरेस्टेड है, यहाँ पर डेफिनेटली PSG भी इंटरेस्टेड है, लेकिन एट द सेम टाइम उनको समझना पड़ेगा कि भैया 100 मिलियन और 120 मिलियन यहाँ पर डेफिनेटली एक ओवर प्राइस रेट है। ऐसे में यहाँ पर PSG इस समय समझ तो रही है कि ठीक है हमारी 3 फॉरवर्ड लाइन की लिस्ट में दूसन लाहोविच का नाम है, लेकिन वो 110 मिलियन बिल्कुल भी नहीं देने वाली, और इसमें चेल्सी ऑलरेडी रेस से बाहर है। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर रोमेलू लुकाकू की, तो लुकाकू टू सऊदी कहीं ना कहीं रफ्तार तो पकड़ रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर पेस तो आ रही है, लेकिन अभी अगर इंटरनेशनल की बात करें तो जो चेल्सी का प्राइस टैग है वो 40 मिलियन का है, और इंटर अभी 30 मिलियन देने में तो इंटरेस्टेड है। जो इंटर का पहला ऑफर था उसको चेल्सी ने तो ठुकरा दिया और कहा कि भैया एक बार फिर से पढ़ो और पढ़ के वापस से आओ और एक अच्छा ऑफर लेके आओ, तब हम यहाँ पर लुकाकू को जाने देंगे। अच्छा मॉरिशियो पोचेटिनो की बात करें तो उसने भी अपने इंटरव्यू में लुकाकू के लिए कोई यहाँ पर एंकरेजिंग वर्ड नहीं थे, बल्कि उसने यहाँ पर कुल मिला के घुमा के कह दिया कि ठीक है अभी देखेंगे, सिस्टम अभी बिठाएंगे। तो ऐसे में लुकाकू का चेल्सी में तो कोई सीन और फ्यूचर दिखता नहीं। अब ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर डेफिनेटली इस समय इंटरनेशनल भी है और इस समय यहाँ पर डेफिनेटली सऊदी क्लब अल हिलाल भी इस समय लुकाकू पे सर्कल अराउंड कर रहा है। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर मिलिंकिनो साविच की, तो सर्ज मिलिंकिनो साविच यहाँ पर इस समय ये डील बना रहे हैं कि भाई उनको किसी और क्लब को नहीं बल्कि सिर्फ यूवेंटस को ही ज्वाइन करना है। ऐसे में जब लाजियो के प्रेसिडेंट से इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि हम पे ऐसा कोई पैसे की कमी नहीं है, मतलब वो है लेकिन वो बता नहीं रहे। ऐसा है उन्होंने कहा कि देखो हम जब प्लेयर सेल करते हैं तो हम पैसा कमाने के लिए सेल नहीं करते, और ऐसे में जहां पूरे यूरोपियन मार्केट में एक अफवाह फैल रही है कि सर्ज मिलिंकिनो साविच जाने वाला है, जो कि ऑफकोर्स पिछले 5-6 सालों से चलती है, मैं आपको बता देता हूं कि मैं तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के मूड में हूं। और अगर सर्ज मिलिंकिनो साविच बिकेगा तो वो इस बेसिस पे बिकेगा कि उसका रिलेशनशिप, उसका कॉन्ट्रैक्ट और उसके खुद के पर्सनल एम्बिशन लाजियो में लाए नहीं करते। और अभी मैं तुमको अंदर की बात बता दूं तो सिंपल सा ये है कि यूवेंटस ही उसकी प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है, और यहाँ पर काफ़ी लोगों ने तो ये भी बता दिया कि उसने अपने एजेंट को ये कह दिया कि अगर ऑफर यूवेंटस का है तो मुझे कॉल करियो, नहीं तो नहीं करना। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर थोड़ी सी फ्रैंक कैसी की, तो भाई तुमको पता है कि बार्सिलोना इस समय इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट से गुजर रही है और ऐसे में उनको प्लेयर सेल करना है। ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 1 साल बाद यहाँ पर फ्रैंक कैसी बार्सिलोना को छोड़ते हुए दिखेंगे, और ऐसे में अब यहाँ पर अल नसर यानी कि रोनाल्डो के अल सैक्सी नसर यहाँ पर डेफिनेटली
सर्कल अराउंड कर रही है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है। इसके रिगार्डिंग अगर कंफर्मेशन की बात करें तो विल्फ्रीड ज़ाहा की रेस से भी अब अल सैक्सी नसर बाहर हो गई है, क्योंकि जो विल्फ्रीड ज़ाहा की डिमांड थी पैसों की वो भी काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है। इसी के साथ अगर बात करें कंप्लीट ट्रांसफर की, तो भाई पीएसजी ने लूकास हर्नांडेस को साइन कर लिया है और पीएसजी की ट्रांसफर मार्केट तो भाई काफ़ी एक्टिव है। अगर हम यहाँ पर बात करें मैनुअल उगार्ते, स्क्रिनियर, मार्को असेंसियो और यहाँ पर कांगिन ली, ये सारे के सारे प्लेयर ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और अब इस पूरे लॉट में लूकास हर्नांडेस को ऐड किया गया। एंड डेफिनेटली आप कह सकते हो कि लूकास हर्नांडेस अभी तक का सबसे सक्सेसफुल और सबसे इन्फ्लुएंशियल डिसीजन होगा पीएसजी के इस ट्रांसफर मार्केट में, जहां पर उन्होंने लगभग 40 मिलियन में बायर्न म्यूनिख से खरीदा है। पिछला सीजन तो उसका काफी ज्यादा इनएक्टिव था इसके लिगामेंट इंजरी के चलते, लेकिन 4 टाइम चैंपियन लीग, 4 टाइम बुंदेसलीगा विनर और 1 टाइम चैंपियन लीग विनर विद द बायर्न म्यूनिख बहुत बड़ा डिसीजन और बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस लेके आता है। अगर हम यहाँ पर पीएसजी की ड्रेसिंग रूम की बात करें, और उनको इस चीज की जरूरत भी थी, तो आप कह सकते हो कि एम्बापे के ड्रामे में ये फट तो गए, लेकिन हाँ दिमाग लग रहा है और एक्टिव तो हैं। और हो भी क्यों ना, लियोनेल मेसी जो वेज बिल से हटाए तो उसका तो भाई पैसा बहुत बचा ही है।